हेलो एवरीवन। स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 2 जुलाई और आज का जो एडिटोरियल है वो जीएस पेपर 3 के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड डिजिटल राइट से रिलेटेड है, जो कि साइंस एंड टेक सब्जेक्ट से लिया गया है, उसके एक पोर्शन से। आज का जो एडिटोरियल है वो बेसिकली साइबर हमलों पर क्या क्या अब तक होता आया है, सरकार द्वारा क्या रणनीतियाँ अपनाई गई हैं, उससे संबंधित है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो राइटर का कहना है कि हालांकि यह बात तकरीबन इंटरनेट के प्रचार प्रसार की शुरुआत से कहीं सुनी जाती रही है कि जल्द ही इसके कुछ नकारात्मक पहलू दुनिया को हैरान परेशान करने की स्थिति में होंगे। यहाँ राइटर का कहना ये है कि अगर हम जिन टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं वो किस हद तक सुरक्षित है और उसे किस हद तक हमारी सरकार ने सुरक्षित बना पाने में या उससे संबंधित जो रणनीति है उसमें वो कहाँ कारगर या हमारे हित में सही साबित हो पाई है और कितना हम इसको नियंत्रित करने में सफल हो पाए हैं, इस बात से अवगत करा रही है। क्योंकि हाल ही में बहुत सारे ऐसे हैरान करने वाली धोखाधड़ी सामने आई है जिसमें जो कंप्यूटर व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं ठप करने में भी सफलता मिली है हैकरों को। और इसके साथ ही साइबर जो हमला है वो दिन ब दिन और व्यापक होता जा रहा है। हालांकि सभी देश इससे अवगत हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं इस पर रोक लगाने में, चाहे जितनी बड़ी शक्तियां बन जाए जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया। लेकिन अभी तक इस बीमारी का कोई सल्यूशन नहीं मिल पाया है। हालांकि एक दिन हम कोरोना पर ज़रूर सफलता पा लेंगे, लेकिन हैकरों का और हमारी निजता को सुरक्षित रखने का जो सरकार का तवज्जो है वो कहाँ तक सफल हो पाएगा ये आगे वक्त ही बताएगा। और इसमें राइटर का आगे कहना है कि लद्दाख में गलवान में जब उसे कुछ हासिल नहीं हुआ तो इंटरनेट के ज़रिए चाइना ने जो है हमला करना शुरू कर दिया। और अभी हाल ही में ऐसी बातें सामने आई हैं जिसकी वजह से ही सरकार को जो 59 ऐप्स जो चाइना की थी उस पर बैन लगाने को मजबूर किया गया। हालांकि यह रणनीति हम पहले से अपना रहे थे, लेकिन इसको लागू नहीं कर पाए थे। हालांकि देर आए दुरुस्त आए हमारी सरकार, और आगे भी हम इसे कोशिश करते रहेंगे कि धीरे धीरे अन्य देशों की जो इस तरह की डिजिटल गतिविधियां हैं उसमें कहीं ना कहीं हम अगर अपनाएं तो वह सुरक्षित हो हमारे लिए। इस संशय को स्थापित करना होगा या मुक्ति पानी होगी हमें इससे। और चीन को चुनौती देना इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह समय समय पर ऐसी गतिविधियां अपनाता रहता है जिससे हमारे देश की शांति अखंडता भंग हो। चीन और भी अधिक हमारे देश पर हमला कर सकता है। इसका अंदाज़ा हालिया में इस बात से लगाया गया कि ऑस्ट्रेलिया भी इससे बचा नहीं है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया इसके पीछे किसी देश का नाम नहीं लिया या नहीं लेना चाहता, लेकिन चीन के मंसूब और उसकी खुफिया साइबर आर्मी की हरकतों से केवल भारत ही नहीं अन्य देश भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन और क्या क्या हरकतें कर सकता है। इसके मद्देनज़र भारत की सूचना, बैंकिंग और ढांचागत क्षेत्र की कंपनियों पर भी साइबर हमला करने की वो कोशिश करता आया है। इन हमलों को हालांकि 3 श्रेणियों में रखा गया है। इसमें पहला है सिस्टम सर्विस प्रोवाइडरों को ठप करना, यानी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। और दूसरा क्या है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैकिंग अटैक। और तीसरी जो अपनाई गई है वो फिशिंग अटैक, यानी कि जालसाजी के रूप में थी। और इन सब गतिविधियों से उसने कहीं ना कहीं किसी भी देश की निजता या संप्रभुता को ठोस पहुंचाई ही है चाइना ने। हालांकि अभी हाल ही में जो जितने भी साइबर अटैक हुए हैं उनमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। और महाराष्ट्र की साइबर खुफिया एजेंसी ने इस बात में पाया कि जो हैकर के रूप में ये सभी साइबर हमले वो केवल जो हैं दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी जो है चेंगदू इलाके से किए गए हैं। अब यह कोई छिपी बात नहीं रह गई है कि 6 महीने पहले कोरोना विषाणु की उत्पत्ति के रूप में जैविक आक्रमण हुए, लेकिन चाइना इन सब में जल्दी ही छुटकारा पा गया। और हालांकि अभी अन्य देशों में साइबर अटैक से ज़्यादा कोरोना अटैक कर रहा है, तो इस वजह से सारे देश उस पर काबू करने में लगे हुए हैं। वहीं चाइना की जो चालाकी है वह सबके सामने साइबर अटैक के माध्यम से आ रही है, जिससे सभी देश जो है निजता के अधिकार को बचा पाने में सक्षम
नहीं हो पा रहे हैं कहीं ना कहीं। हालांकि चीन इसे एक गैर एजेंसी बताया है कि उसका कहना है कि कुछ समय पहले जब 2015 में हमारे यहाँ एक साइबर सेना तैयार की गई थी और उसमें ये कहा गया कि हम जो है काफ़ी हद तक इस पर सफलता पा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। गतिविधियाँ इस तरह की धोखाधड़ी के मामले और सामने आने लगे। और साइबर आर्मी, वैसे तो चीन ने साइबर आर्मी का गठन किया था, लेकिन जब सभी देशों को ये पता चला कि वो इसके माध्यम से केवल नुकसान ही कर सकता है, तो उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम केवल अपनी यहाँ की आंतरिक सुरक्षा कर रहे हैं बस। और इसके साथ ही साइबर हमले कर किसी देश के सरकारी तंत्र को ठप करना इसका एकमात्र मकसद रह गया है। हालांकि क्या हम अगर साइबर अटैक से देश को बचा लेंगे तो क्या अन्य गतिविधियां जो की जा रही हैं क्या उससे भी बचा पाएंगे हम? जितनी आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है और उसकी मांग और पूर्ति के लिए भी सरकारें तरह तरह के कदम उठा रही हैं। पर अतीत में ये ऐसा ना हो कि जो है ये धोखाधड़ी के मामले हमारी जनसंख्या के हिसाब से ही बढ़ते चले जाएं। जैसा कि अभी हो रहा है कि एटीएम बैंकों से और तरह तरह की गतिविधियों से हज़ारों लाखों रुपए, हज़ारों लोगों के लाखों रुपए जब्त कर लिए जाते हैं, जो धोखाधड़ी के माध्यम से, हैकरों के माध्यम से उड़ा दिए जाते हैं अकाउंट से। तो उन सब के लिए सरकार ने कहीं ना कहीं ऐसी पहल भी तो नहीं किया, ऐसा किसी देश ने न्यायालय का निर्माण भी तो नहीं किया कि अगर किसी के पैसे हैकरों के माध्यम से हैक कर लिए गए हों तो उसका कहीं ना कहीं कोई सलूशन है जिससे संतुष्टि मिलती रहे ग्राहकों को। इसके लिए भी सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कहीं ना कहीं सफल असफल ही हुए हैं। और इस पक्ष में देखिए जो तकनीकी है वही कहीं ना कहीं निजता के अधिकार में बाधक साबित हो रही है और हम अपनी जो है प्राइवेसी को कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से निर्वाह कर पाने में सरकार से भी सहायता नहीं मांग पा रहे हैं। इंटरनेट की जो सेवाएं देने वाले ज़्यादातर सर्वर विदेश में स्थित हैं, जिससे उन जानकारी की निगरानी रखना, उन्हें छान कर अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसके माध्यम से जो हाल ही में साइबर सेना सभी देशों ने लगभग तैयार की है, तो क्या इसके माध्यम से हम धोखाधड़ी के मामलों को कम कर सकते हैं? नहीं। हालांकि 5 साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत या सरकार द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है जिससे लोग बहुत ही रिलैक्स फील कर सकें। यह समस्या यह भी है कि दुनिया में ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय तंत्र नहीं बना है जो इंटरनेट सेवाएं, और यह भी साफ नहीं है कि यदि सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर किसी इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती तो उसकी समस्या या विवादों का कहाँ सुनवाई होगी या क्या न्यायिक क्षेत्राधिकार होगा, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि आभासी हमलावरों का कोई चेहरा नहीं होता, लिहाजा उनका पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। जो संगठन सरकार द्वारा या विभिन्न देशों द्वारा निर्मित किए गए हैं, जिनकी जो नीतियाँ अपनाई गई हैं वह भी इसमें सफल सिद्ध नहीं हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने स्मार्टफोन और कंप्यूटर से संचालित होने वाले इंटरनेट के जरिए होने वाले आपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए एक विशेष कार्यबल बनाया है, लेकिन खुफिया ब्यूरो और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के तकनीकी जानकार शामिल हैं जो देश के बाहर से चलाई जा रही सोशल साइटों, माइक्रो ब्लॉगिंग साइटों पर निगरानी रखते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि जो सरकार है वह राष्ट्रीय सुरक्षा की जो नीति जारी की है उसकी जो रणनीति को रेखांकित किया है वह भी हो सकता है आगे सफल हो, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रयास करना होगा। और अंत में राइटर ने कहा है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति में यह प्रस्ताव भी था कि जैसे कि विदेशी साइटों या किसी भी भारतीय उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाओं का रख रखाव भारत स्थित सर्वरों से ही कर पाए हैं, अन्यथा हो सकता है हम ना कर पाते इस पहलुओं पर काम। इस व्यवस्था को अनिवार्य बनाने की योजना जो थी वह सरकार को और अधिक ठोस माध्यम से लागू करनी होगी, और योजनाओं पे जो काम नहीं हुआ है, यानी जिन संगठनों या एजेंसियों को हमने निर्मित किया है साइबर हमलों से बचाने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं सरकार और जो यूज़र्स हैं उनको भी ध्यान देना होगा, अन्यथा साइबर हमलों को रोक पाना और उनके जो मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं सरकार के लिए और जनता के लिए
कोरोना की तरह ही एक महामारी ना बन जाए। ओके, आज का था ये डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।